दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अचानक से हमने देखा कि पुरोला में लव जिहाद पुरोला से शुरू होकर पूरे उत्तराखंड में फैला और उत्तराखंड के बाद अब पूरे देश में फैल गया। अचानक से हमने देखा कि एक लैंड जिहाद जैसा नाम सामने पे आता है। ऐसा लग रहा है मानो उत्तराखंड में कुछ एक विशेष समुदाय का कब्जा सा हो गया और इन विशेष समुदाय को भगाने की जो मांग है वो जोरों पर है। आए दिन अखबारों की सुर्खियां ये बनती, कहीं ये तो नहीं कि इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा हो। इन सब की हम चर्चा करेंगे क्योंकि इंद्रेश मैखुरी आज हमारे साथ में है। अभी आज प्रेस क्लब में इनका प्रोग्राम है। इन तथ्यों पर काफ़ी बात भी करी है, साथ ही साथ कई तथ्य भी इसमें दिए। मैखुरी जी, क्या कुछ हो रहा है? लगातार देख रहे हैं पुरोला 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 सब चिल्ला रहे हैं। वहाँ से मुस्लिम समुदाय भी इकट्ठा हो गया, यहाँ से हिंदू समुदाय भी इकट्ठा हो गया। अचानक से ही हो रहा है, हमने तो सुना नहीं था आज तक। पहले अचानक से सब चीज़ें हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपका काफ़ी अध्ययन भी है, काफ़ी रिसर्च भी इस चीज़ में की है। देखिए, पिछले कुछ सालों में लगातार कोशिश हुई है कि लोगों के ज़िंदगी के जो असल सवाल हैं, शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य सुविधाएं, पलायन, जंगली जानवरों का हमला, ये पहाड़ के बड़े सवाल हैं। तो इन सारे सवालों पर चूँकि सरकारें नाकाम रही हैं, तो उस पर लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए ये धार्मिक वितंडा खड़ा किया जा रहा है। और अगर सिर्फ बात इतनी हो कि भाई लड़कियों के साथ कुछ उत्पीड़न हो गया इसलिए लोग खड़े हो जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि पुरोला जिस समय हुआ, 26 मई की ये घटना है। 28 मई को अखबार में एक खबर थी कि कालसी में एक प्रधानाध्यापक ने प्राइमरी स्कूल में बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार किया। 6 बच्चियों ने उसके व्यवहार से पीड़ित होकर के स्कूल छोड़ दिया। प्राइमरी स्कूल में कौन है? गरीब लोगों के बच्चे हैं। तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और 7 बच्चियों ने लेडी टीचर को बताया। उसके बाद जांच हुई, उसके बाद वो टीचर सस्पेंड हुआ। इस मामले में कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई उबाल नहीं, कोई गुस्सा नहीं। ठीक उसके अगले दिन 29 तारीख को पिथौरागढ़ में ऐसी एक और घटना सामने आई, जिसमें एक टीचर ने एक बच्ची को परेशान किया, उससे अश्लील तस्वीरों की डिमांड की और यहाँ तक कहा कि तुम तस्वीरें नहीं दोगी तो फेल कर देंगे। वो टीचर गिरफ्तार हुआ, पॉक्सो में वो भी जेल गया, लेकिन उस पर भी किसी के खून में उबाल नहीं आया। तो ये उबाल सेलेक्टिव है। अभी 2 दिन पहले यानी फ्राइडे को उसी पुरोला के आसपास भाटिया गांव से एक लड़की गायब हुई और कल के अखबार में खबर है कि पुलिस ने उस लड़की को बरामद किया विकास नगर से। 2 लोग उसमें गिरफ्तार हुए, एक का नाम है अनन्या सिंह, एक का नाम है हिमांशु। तो इस पर भी किसी के खून में उबाल विशेष समुदाय से नहीं आते, वो नहीं आते, इसलिए किसी के खून। तो हमको बच्चियों के, लड़कियों के, महिलाओं के उत्पीड़न पर हमारे खून में सिर्फ तभी उबाल आएगा। तो तब हमारा इसका मतलब है कि हमको बच्चियों और लड़कियों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सेट एजेंडा है कि किसी भी नाम पर लोगों के बीच में धार्मिक उन्माद खड़ा करना है। और इस धार्मिक उन्माद के साथ साथ आप देखिए तो भाई आज के दिन पर हिंदुओं की बात हो रही है। उसी उत्तरकाशी ज़िले में 1 जनवरी को एक दलित युवक मंदिर में प्रवेश कर गया, उसको अंगारों से दाग दिया गया। जो खबर हमने प्रमुखता से चलाई भी थी। तो उस दिन वो तो हिंदू नहीं था, वो हिंदू था कि नहीं था उस दिन? तो उसको उस आधार तब उसी उत्तरकाशी ज़िले में पिछले साल 4 सितंबर को एक दलित लड़की का बलात्कार हुआ, नाबालिग बच्ची का। 1 सितंबर को इसी राज्य में अंतर्जातीय विवाह करने के लिए जगदीश चंद्र की हत्या हो गई, सिर्फ अंतर्जातीय विवाह करने के। तो ये इस राज्य के भीतर धर्म के आधार पर, जाति के भी आधार पर, जब धर्म नहीं होगा तब जातीय भेदभाव होगा, तब दलितों का उत्पीड़न होगा। क्योंकि धार्मिक राजनीति जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जातीय भेदभाव की घटनाएं भी बढ़ेंगी। ये दोनों उसका पार्ट। इसी जो मैखुरी जी ने कहा है, इनके पास आंकड़े भी हैं। इसी चीज़ को शुरुआत से हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आखिर अगर किसी बच्ची के साथ, महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ किस प्रकार से यौन उत्पीड़न होता है, तो केवल हम एक विशेष समुदाय अगर कोई उत्पीड़न करेगा तभी जाके हमारा खून खोलता। अभी जो आंकड़े मैखुरी जी ने दिए कि विकास नगर में जो एक प्रिंसिपल ने किया, उसके बाद जो दूसरी घटना आपने बताई ठीक उत्तरकाशी की, केवल इसमें हिंदू थे, नाम थे, इसलिए हमारे खून में उबाल नहीं आया। मुस्लिम होता तो शायद इतना उबाल आ जाता। तो इसके पीछे कुछ एक एजेंडा लगता है आपको कि जो मुस्लिम होंगे, क्योंकि तमाम हिंदू संगठन में देख रहा हूँ, यहाँ पर बेरोजगारी की बात होती है, उस समय कहीं भी सड़कों पर नहीं होते। इतना बड़ा आंदोलन घंटा घर पे हुआ, लेकिन एक भी हिंदू संगठन का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर नहीं था। अंकिता हत्याकांड इतना बड़ा मामला हो गया, एक भी हिंदू संगठन कोई मुंह खोलने के इसमें तैयार नहीं। लेकिन पुरोला जैसी घटनाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जहाँ पर खुद जो हाई कोर्ट है उसने दिशा निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सरकार को फटकार भी मारी, लेकिन हिंदू संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे।
अन्य मामलों में हिंदू संगठन बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते। दुनिया भर के अमंडल कमंडल, पता नहीं कौन कौन से नाम है हिंदू संगठनों के, लेकिन जहाँ पर हिंदुओं की रक्षा की बात आती तथाकथित, वहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं। ये बड़ी अजीब विडंबना है इस दौर में, जो लोग अपने आप को साधु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, सन्यासी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम तो बचपन से पढ़ता है कि भाई साधु, तो साधुओं के बारे में ऐसे कहा गया कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे हो थूता दे उड़ाए, यानी जो भी कचरा है, जो भी कबाड़ है, वो उसको किनारे कर दे। अब यहाँ जो लोग अपने आप को साधु कह रहे हैं, वो सारा कचरा समाज पर थोपना चाहते हैं, सारा जहर समाज पर थोपना चाहते हैं, भीड़ को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, नफरत भरे भाषण दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो आपने सवाल उठाया रोजगार का सवाल, तो रोजगार का, बेरोजगारों का इतना बड़ा आंदोलन, नौजवानों का रोजगार छीना गया, वो कौन है? तो वो तो किसी दूसरे समुदाय के भी नहीं हैं, वो हमारे यहीं उत्तराखंड के नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिनका रोजगार छीना गया। तो उस समय खून में उबाल क्यों नहीं आता? बल्कि इसके उलट तस्वीर है कि जो ये सब इस काम में लिप्त हैं, उसमें एक आदमी जो रुद्र सेना बना करके घूम रहा है, वो कौन आदमी है? वो आदमी वो है जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के समाज कल्याण की छात्रवृत्ति हड़प ली, फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति हासिल की, और उसमें वो जेल गया, और जब जेल से छूट करके वो बाहर आया है ज़मानत पर, तब वो ज़्यादा हिंदू हो गया है, तब वो हिंदुओं का बड़ा ठेकेदार हो गया है। तो उनके, हमारे बच्चों के अधिकार भी वही लूटेंगे, और धर्म के ठेकेदार, धर्म के झंडा बरदार भी वही बनेंगे। ये असलियत है उनकी। ये हाल है। छात्रवृत्ति घोटाले में जो अंदर गया व्यक्ति आज हिंदू संगठन का सबसे बड़ा ठेकेदार बना, उसका नाम, उनका नाम राकेश तोमर उत्तराखंडी है। राकेश तोमर उत्तराखंडी जी, आप भी देखिएगा इस वीडियो को। और क्या समाज के लिए हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि जिस समय आंदोलन हुआ था बेरोजगारी का, उस समय तमाम स्टूडेंट पर मुकदमे हो गए, लेकिन पुरोला में जो दंगाइयाँ हैं उन पर एक भी नोटिस उनको चस्पा नहीं हुआ, एक भी उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं हुआ। और यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब पुरोला जैसे मामले में खूब भाषणबाजी करते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात करते हैं, लेकिन जिस समय इन पेपर घोटालों में सीबीआई मांग की जिक्र होता है, एक शब्द भी मुख्यमंत्री जी के मुंह से नहीं निकलता। ऐसा लग रहा है कि मानो जो उच्च में बैठे हुए हैं लोग, चाहे उसमें सीएम ही शामिल हों, और जानबूझ के इनको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा तो ये कहना है बहुत साफ तौर पर, हमने तमाम जगह कहा इस बात को, कि मुख्यमंत्री असल में इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। ये जो उन्माद फैलाने का अभियान, ये विडंबना है कि जिस व्यक्ति का ये दायित्व है, जो संवैधानिक शपथ लेकर के बैठा है कि मैं किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं रखूंगा, ये संविधान में शपथ है, जब मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो जिसने ये शपथ ली वो व्यक्ति आगे बढ़ करके धार्मिक उन्माद में खुलेआम शामिल है। वो कह रहा है लव जिहाद हो गया। देश में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और संसद में गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने 4 फरवरी 2020 को बताया कि लव जिहाद की कोई परिभाषा हमारे पास नहीं है, केंद्र की किसी एजेंसी ने लव जिहाद रिपोर्ट नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में अगस्त 2020 में कानपुर में 16 मामलों के लिए एक एसआईटी बनी जिसने लव जिहाद के मामलों की जांच करने के लिए, और एक भी मामला सही नहीं पाया गया। कर्नाटक में भाजपा की सरकार ने एसआईटी बनाई, वहाँ एक भी मामला ऐसा नहीं पाया गया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कानूनी तो रूप से कोई कुछ नहीं पाया गया, लेकिन अगर धामी जी के पास नई कोई जानकारी है तो वो केंद्र सरकार को भी शेयर करें, ताकि भाई संसद में भी वो जवाब दे सकें। लैंड जिहाद वो कह रहे हैं, जिस सरकार ने ज़मीनें बेचने का कानून बनाया, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम हमारे यहाँ लागू है 1950, तो वो जो है उसमें यह प्रावधान था कि 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं हो सकती। राज्य बना तो राज्य में एनडी तिवारी के ज़माने में ये प्रावधान हुआ कि 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा आवासीय भूमि कोई नहीं खरीद सकता। फिर भुवन चंद खंडूड़ी जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा नहीं, 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा आवासीय ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी ने 2018 को 6 दिसंबर 2018 को विधानसभा में कानून पास कराया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए जो चाहे जितना मर्जी चाहे ज़मीन खरीद ले, ज़मीन की कोई सीलिंग नहीं होगी, कोई वो लागू नहीं होगा, कोई नियंत्रण रेखा नहीं है। उसके बाद ये भी प्रावधान कर दिया कि भाई कृषि भूमि को अगर आपको अकृषि कराना है तो औद्योगिक प्रयोजन के लिए आप पहाड़ भी खरीदेंगे तो अकृषि नहीं कराना पड़ेगा। 143 में 143 का जोड़ा और ये बदल दिया। फिर धामी जी सत्ता में आए, लोग कह रहे थे भू कानून बनना चाहिए, भू कानून के लिए कमेटी भी बनी। हमने भी कमेटी के सामने अपने सुझाव रखे जो भी हमको कहना था, कमेटी भी बनी, कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन धामी जी जब सरकार में आए
तो पिछले साल 2022 में उन्होंने सबसे पहला काम ये किया जून 2022 में कि विधानसभा में कानून पास कराया। पुराने कानून में प्रावधान था कि आप जिस प्रयोजन के लिए ज़मीन खरीदेंगे, अगर उस प्रयोजन के लिए ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़मीन सरकार में निहित हो जाएगी, यानी सरकार को वापस चली जाएगी। धामी जी ने यह प्रावधान किया कि आप जिस मर्जी प्रयोजन के लिए ज़मीन खरीदें और उसका कुछ भी और इस्तेमाल करें तो ज़मीन सरकार को वापस नहीं आएगी। तो जिस मुख्यमंत्री ने ज़मीनों की ऐसी बेरोक टोक बिक्री का इंतज़ाम किया, वो कहे कि लैंड जिहाद हो गया, वो कहे कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई। हम तो कह रहे हैं केंद्र की सरकार को कराना चाहिए, हर 10 साल में जनगणना होती थी, अब तक तो होती रही 2011 तक, लेकिन अच्छे दिनों की सरकार आई, अब ये लोग भी नहीं गिन पा रहे हैं। इनके पास लोगों को गिनने का, जनसंख्या गिनने का भी समय इनके पास नहीं है या ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे। तो जब जनगणना नहीं हुई तो ये डेमोग्राफी का सवाल कहाँ से आया? तो लेकिन मुख्यमंत्री इस घृणा के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो अपनी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेखरू जी। तो जिन मामलों में अभी चर्चाएं मेखरू जी ने करी है, वाकई में इन चीज़ों को हमने समझने की ज़रूरत है और बारीकी से समझने की ज़रूरत है। किन मुद्दों पर हम लोग आज चर्चाएं कर रहे हैं? आज हम लैंड जिहाद, लव जिहाद की हम लोग बातें कर रहे हैं। मानो कुछ गिने चुने इस प्रकार के मुद्दे हुए भी होंगे उत्तराखंड में, तो ये सरकार का काम है, सरकार प्रशासन का काम है कि किस प्रकार से उन्हें सही करे, ना कि उसका एक प्रोपेगेंडा इस प्रकार से अपनाया जाए कि लोग उसमें भड़क जाए। क्योंकि तमाम मुद्दे और उत्तराखंड में भी हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो जंगली जानवरों को जो नुकसान खेतों में कर, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं और हम बात किसी और मुद्दे पर कर रहे हैं जो उत्तराखंड के लिए इतना जरूरी नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि शायद जो आम पब्लिक है, ये जो प्रोपेगेंडा जिस प्रकार से फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार से अन्य मुद्दों पर उलझाने की कोशिश की जा रही है, मेन मुद्दों को छोड़कर उन मुद्दों पर पब्लिक नहीं भटके। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे विजय पथ न्यूज।